ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए H3N2 वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। आजकल खांसी, सर्दी, बुखार वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई लोगों में आम हो रहा है। इसे कहते हैं H3N2 वायरस संक्रमण। डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, ये H3N2 वायरस जिसकी चर्चा हो रही है और कई लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, H3N2 वो नामों से डरना नहीं है। जो आमतौर पे हमको फ्लू होता है वो दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स से होता है। एक को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए, दूसरे को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा बी। ये दो ग्रुप्स होते हैं। उनमें इन्फ्लुएंजा ए में के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस जो होते हैं, उसको H1N1 और H3N2, ये दो इम्पोर्टेंट वायरसेस हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर होता है। जब H1N1 पुराना जब ये नाम याद आता है तो हम सबको 2009 में जो पैंडेमिक हुआ था, चारों तरफ H1N1 फैल गया था, वो हमको याद आता है। H3N2 अगर हम H1N1 से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा वीक किस्म का, यानी उससे बहुत बड़ी तकलीफ होगी, इस किस्म का विषाणु ये नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये माने कि ये बहुत ही खतरनाक ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बचाव की तो बेहद जरूरत है। क्या सुझाव देंगे? ये खतरनाक नहीं है ऐसा पूरा ब्लैंकेट स्टेटमेंट करना शायद बराबर नहीं रहेगा जी। हमको एक याद रखना पड़ता है कि जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, यानी जो लोग 80 के ऊपर के हैं, 65 के ऊपर के हैं, या एकदम छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जैसे 2 साल के अंदर के उम्र है, उन लोगों में हमको ये ज्यादा सीवियर या तीव्र बीमारी पैदा कर सकता है, ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे जो बाकी इंसान हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसे नहीं होता है। और एक ग्रुप जिसको हम ज्यादा सोचते हैं कि इनको जरा संभल के रहना अच्छा रहता है, वो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उन लोगों को भी संभल के रहना उनके हिसाब के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर गंगाखेड़कर, इसके लक्षण क्या हैं? कैसे हम समझें कि इसी वायरस का ये प्रकोप है? इसको ऐसे आसानी से पहचानना लक्षणों के आधार पे ये बहुत मुश्किल है। ये सर्दी जुकाम की वजह से बीमारी होगी, उसको गले में खराश रहेगी। कोई लोगों को जब सांस फूलना शुरू होता है तो उसमें सीवियर बीमारी है या तीव्र बीमारी है, ऐसे समझने में कोई वो नहीं होता है। लेकिन आमतौर पे हम जो सर्दी जुकाम बोलते हैं उस किस्म के ही लक्षण होते हैं। सिर्फ ये सीजनल होता है, चारों तरफ एकदम शुरू हो गया, और कहीं किसी के रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आए हैं कि उनमें हमको H3N2 दिखा है, तो हम समझते हैं उस एरिया के अंदर H3N2 का जो आउटब्रेक है वो शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 सालों में हम कोविड जैसी भयानक महामारी के प्रकोप से गुजरे हैं, इसलिए लोगों में H3N2 को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। अगर आपको लक्षण दिखाई दें, जैसे कि आपने बताया खांसी, सर्दी या गले में खराश, बुखार भी हो सकता है, तो आपको तत्काल क्या करना चाहिए? क्या घर पे इंतजार करें 1-2 दिन, फिर डॉक्टर से सलाह लें, या जैसे ही ये लक्षण दिखें वैसे ही डॉक्टर के पास चले जाएं? सबसे पहली बात हमको एक याद रखना है, कोविड में जो हमको सिखाया गया उसका पालन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर समझो मुझे कोई लक्षण दिखे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो H3N2 होगा या और कोई विषाणु उसका इन्फेक्शन होगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए? मैं जब बीमार रहता हूँ तो उस वक्त अगर घर के बाहर निकलना मैं टाल नहीं सकता हूँ, तो कम से कम मास्क पहन के अगर मैं निकला तो मैं दूसरों को ये बीमारी नहीं दूंगा। मुझे अगर खांसी आती है या छींक आती है तो वो जो हम कोविड में पढ़ाते थे कि अपनी कोहनी जो होती है शर्ट के ऊपर वो करे, सब लोगों के सामने अगर उनके चेहरे पे अगर गिरता है तो दूसरों को बीमारी लगने का चांस बढ़ जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो जिस प्लेट में हम खाना खाए हैं उसमें दूसरों को उसी प्लेट से खाना खाने देना, ये सही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर मेरे मुंह को हाथ लगाऊं या छींक और खांसी का जो बलगम निकलता है उसके संपर्क में अगर आया होगा तो हम पुराने समय पे डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए जैसे बोलते थे, हाथ साफ सुथरे धो लेना, हैंड हाइजीन रखना, ये जरूरी बनेगा।
सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अक्सर ये पाया जाता है कि ये बीमारियां बच्चों को पहले होती है और बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा कोई किसी को बीमारी होगी वो दूसरे को देता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी चारों तरफ जल्द से जल्द फैलना शुरू हो जाते हैं। तो हमको एक याद रखना है कि ये जो लोग करते हैं कि बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल भेजना है, तो हमने ये सोचना चाहिए कि अगर उसको सर्दी जुकाम की बीमारी है वो स्कूल में जाएगा, उसके इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं उन लोगों को ये बीमारी देने का डर रहेगा। तो हम जब बीमार हैं उस वक्त तो भी कम से कम भेजना स्कूल में ये बराबर नहीं रहेगा। ये पेरेंट्स ने भी सीखना बहुत जरूरी है। घर के अंदर समझो कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 के ऊपर है, उन लोगों ने जिसको लक्षण आए हैं उसके संपर्क में आना ये टालना बहुत अच्छा होता है। और अगर एक्सपोजर का फिर भी डर अगर हमको दिखता है तो उन्होंने भी मास्क पहनना ये अच्छा रहेगा। उस वक्त दूसरा इंसान बीमार है जब, और दूसरे इंसान ने भी ये अख्तियार बरतना है कि वो मास्क पहनना है। जी डॉक्टर गंगाखेडकर, यानी कि कोविड ने जो सीख हमें दी है उसको हम अपने जीवन में जरूर उतारें। खांसी सर्दी होने पे या गले में खराश या बुखार अगर आए तो इस बात से अलग कि वो कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है, सबसे पहले सुरक्षात्मक उपाय करें। बच्चों में है तो उसे स्कूल न भेजें, खुद है तो मास्क लगाएं, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, बाहर जाना अवॉइड करें। ये तो ठीक है, लेकिन अगर H3N2 ही है तो इसकी जांच कैसे होती है? क्या ये जांच भी कोविड जैसी होती है या उससे अलग है? नहीं, ये भी पीसीआर ही होता है एक किस्म का जांच करने के लिए। आरटीपीसीआर जो हमने बार बार नाम सुने हैं, वो आरटीपीसीआर से ही हमको पता चलता है कि इसको इन्फेक्शन है, वो H3N2 से है क्या H1N1 से है। एक चीज हमारी रह गई है कि जो लोग बड़े बूढ़े होते हैं उन लोगों ने हर साल को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेना ये जरूरी माना जाता है। ये एक डोज की वैक्सीन होती है, वो साल में अगर एक बार मैंने अगर लगा ली तो मुझे ये जो बीमारियां होती है H3N2 जो हमने अभी नाम सुना या H1N1 जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए के जो बीमारियां हैं वो हमको होने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और अगर समझ लीजिए मुझे ऐसे पता चला कि जैसे आपने पूछा कि मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लिया और मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई तो समझो मेरे घर में कोई बुजुर्ग लोग थे उनको एक्सपोजर हुआ, या कोई महिला ऐसी थी जिसके पेट में बच्चा है उसको ये बीमारी लगने का डर बढ़ गया, तो उस वक्त आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा समय आ गया तो 48 घंटे के अंदर 2 अलग अलग किस्म की दवाइयां होती है, दोनों में से कोई भी एक दवा डॉक्टर देता है। वो अगर न होने के लिए देना है तो वो तकरीबन हमको 10 दिन तक देना पड़ता है। अगर किसी को बीमारी अगर हो गई है H3N2 की तो उसको भी जब हम इलाज करते हैं वो 5 दिन में दवा देके, अगर 48 घंटे के अंदर मैंने दवा दी तो वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कम होने में मदद हो जाती है। तो अपने पास उपाय हैं। हमारे इलाके में इन्फ्लुएंजा के बीमारी होने का अगर हमको कहीं न्यूज पढ़ने आई तो हम इन लक्षणों को कम से कम जिनकी उम्र ज्यादा है और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें साधारण तौर पे नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उस किस्म से वो दवा दे देगा। डॉक्टर गंगाखेडकर, किसी को हुआ है या नहीं हुआ है वो जाकर अपने लिए इस इन्फ्लुएंजा ए के लिए वैक्सीन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये जो वैक्सीन होती है जनरली फ्लू के सीजन के पहले ये वैक्सीन आमतौर पे उम्र बड़ी रहती है जिसकी, उनको लेने के लिए करके कहा जाता है। साल भर उसका प्रोटेक्शन होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि अगर किसी ने कोविड की वैक्सीनेशन लिया हुआ वो 1 महीना पहले 2 महीना पहले तो भी क्या इसको लिया जा सकता है? हाँ, कोविड वैक्सीन लेने से इन्फ्लुएंजा के खिलाफ हम लड़ नहीं पाते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि उसका प्रिवेंशन नहीं होगा क्योंकि कोविड वैक्सीन ये अलग विषाणु के खिलाफ है। ये जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी ये दोनों के खिलाफ होती है। लेकिन दोनों साथ ले सकते हैं? अब दोनों साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे H3N2 वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।